नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग का इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है, इस दौरान कुछ हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में, कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी सहित कुछ योजनाओं को देखे हैं। आगे जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो अब हम लोग जो प्योर इकोनॉमिक्स का होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसमें लेके चलेंगे और वहां से हम जीडीपी, जीएनपी ये सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले दो तीन बेसिक चीजें हैं, उस पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, एक शब्द आप लोग के सामने हमेशा आता होगा कि सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, दो तरह से किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो किया गया है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चूंकि ये दोनों जो पार्ट है उसको समझ लेना काफी बेहतर होता है आगे के लिए, और साथ ही यहाँ से एक दो क्वेश्चन भी कई बार पीसीएस एग्जाम या अन्य जो है उसमें पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखिए माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो एक तरह से मानिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो छोटी आर्थिक इकाइयों के बारे में, छोटी आर्थिक इकाइयां जो यूनिट होता है उसके बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसको हम लोग जो है रखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़े, एक उपभोक्ता के बारे में, एक फर्म के बारे में। तो मानिए व्यक्ति में किसान है तो किसान को अपने खेत में कौन सा फसल लगाना है, कितना अनाज उपज रहा है, कितना उसका लागत है, कितना लाभ है, इस बारे में। उसी तरह से कोई मजदूर हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई तो एक व्यक्ति के संदर्भ में, मतलब एक छोटा सा यूनिट है, उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। उसी तरह एक उपभोक्ता का किस तरह की चीजें वो खरीदता है, किस तरह वो अफोर्ड करता है, कौन सी चीजें बाजार में उपभोक्ताओं को ज्यादा पसंद आती है, इस सब चीज के बारे में। या किसी फर्म का उत्पादन क्या है, क्या क्या वो उत्पादन करता है, कौन सी चीज उसका ज्यादा बिकता है, या किस चीजों पर वह फर्म टिका हुआ है। तो इन सब चीज में देखिए कि एक छोटा सा रूप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो उसको कीमत अर्थशास्त्र के सिद्धांत से जाना जाता है। और उसी तरह से एक और उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तो मानिए एक फर्म और एक व्यक्ति का देखेगा तो एक व्यक्ति उपभोक्ता भी होता है, उत्पादक भी होता है। तो उसी तरह से जो है उसके व्यवहार का अध्ययन कि किन चीजों को वो खरीद रहा है, किन चीजों का उत्पादन कर रहा है, तो इसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो जो पूरे अर्थव्यवस्था के समग्र मुद्दों, खासकर बड़े बृहद मुद्दों जो कि अर्थव्यवस्था पर जो है प्रकाश डालते हैं या उसकी स्थिति को बताने के लिए काफी है, तो उसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। ये अर्थव्यवस्था को बृहद स्तर पर देखता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन नीति आ गया, रोजगार आ गया, मौद्रिक नीति आ गया, राजकोषीय नीति आ गया, बजट आ गया, विनिमय दर आ गया, भुगतान संतुलन आ गया। तो ये जितने भी बड़ी चीज है, खासकर सरकार के स्तर पर, केंद्रीय बैंक के स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियां लाई जाती है, उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। तो सोच लीजिए कि कभी जो है पूछ सकता है आपको बजट जो है किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, रोजगार मौद्रिक नीति किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से पूछ देगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम रख सकते हैं रोजगार नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट, और यही रख देगा। एक उपभोक्ता डाल देगा, एक फर्म डाल देगा। तो हमको ये समझना होगा कि अर्थव्यवस्था के जो बृहद आर्थिक मुद्दे हैं या जो संकेतक है या जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है, सरकार एवं केंद्रीय बैंक, उसको हम लोग जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समझते हैं। बाकी को हम इसको जो है हम आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, आय और रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है और कीमत सिद्धांत जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था
के संदर्भ में ये वर्गीकरण जो है ये क्षेत्र आधारित है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्वरूप है। आगे हम लोग अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और चतुर्थ, पंचम जो आजकल नया नया आया है उस पे हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, और इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि अभी हम लोग अर्थव्यवस्था के व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझे थे, अब हम लोग अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को समझेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसके बारे में कम बेश सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी एक संपूर्ण और एक सही जानकारी जो है हम आप लोग तक लाते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, तो मेनली जो है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जो है ये मेनली कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि से संबंधित है और ये जो है प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें मिलती है, जिनका खनन उत्खनन किया जाता है, तो इसको हम लोग प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। कृषि एवं उससे संबंध क्षेत्र इसमें शामिल होता है, मत्स्य पालन शामिल होता है, वानिकी शामिल होता है। तो ये देखिए, ये तो तीनों नॉर्मली कोई भी मान देता है कि चलो कृषि से है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, लेकिन यहाँ एक चीज याद रखने वाला है कि इसमें एक चीज होता है खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन के माध्यम से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कभी भी अगर आपका रहे खनन और उत्खनन, तो इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। इसको दे के ऑप्शन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वैसे क्रियाकलापों को किया जाता है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति करते हैं, जिनमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन, जिनके माध्यम से हम खनिज एवं अन्य पदार्थों का उत्खनन करते हैं। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, जिसे कि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब सोचिए कि इससे होता क्या है कि जो भी प्राप्त सामान इधर से हुआ प्राथमिक क्षेत्र में, उसका विनिर्माण, निर्माण करेंगे और जो भी है उसको जब हम लोग देखते हैं तो उसके लिए जैसे गैस एजेंसी हो गया, जल हो गया, विद्युत आपूर्ति हो गया, तो ये बड़े बड़े औद्योगिक कार्यकलाप है और इसको औद्योगिक माध्यम से उद्योगों में रखकर पूरा किया जाता है कि निर्माण है। तो इसको जो है एक बड़े लेवल पे निर्माण के लिए सारी प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है। विद्युत आपूर्ति है, तो विद्युत आपूर्ति के लिए देखते हैं बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती है। उसके अलावा और भी विनिर्माण वगैरह है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, विनिर्माण, निर्माण इत्यादि को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तृतीय क्षेत्र जो है तो इसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा एवं अन्य सेवाओं को रखते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप कोई चीज आप खरीद रहे हैं तो वहां भी एक सेवा है। होटल में आप जा रहे हैं तो वहां सेवा होता है, कोई ना कोई सर्व करता है आपको, रेस्टोरेंट में सर्व करता है। परिवहन भी एक प्रकार का सेवा है कि आपको जो है कहीं आने जाने की सुविधा देता है। उसके बाद संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, ये सारा जो है एक तरह से सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उपभोक्ताओं को इन सब चीजों तक पहुंच को आसान बनाता है एवं उसको सेवा प्रदाता करता है। तो उसको जो है हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। चूंकि अभी सूचना और प्रौद्योगिकी का जमाना है, चीजें बदल रही है, सर्विस सेक्टर में भी नए नए चीजें जुड़ रही है, इसलिए आधुनिक जो है जो विभाजन है सेक्टर का, उसमें 2 सेक्टर और जोड़ा गया है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र जो जनरली है ये तृतीय क्षेत्र का ही एक उन्नत रूप है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि परिष्कृत रूप है तृतीय क्षेत्र का, जिसके अंतर्गत देखिए म्यूचुअल फंड प्रबंधन, म्यूचुअल फंड का आपको सुविधा मिल रहा है तो तृतीय क्षेत्र में। पोर्टफोलियो प्रबंधक, कर प्रबंधक, संख्याविद, सॉफ्टवेयर डेवलपर, शोध एवं अनुसंधान करता, तो ये सब देखिए ये सब भी कहीं ना कहीं सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट उपभोक्ताओं को नहीं कर रहा है,
बल्कि ये बड़े लेवल पे किसी कंपनी को, किसी को मतलब बड़े देश को या किसी संस्था को या किसी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तो इसका थोड़ा ब्रॉड है और क्षेत्र भी बड़ा है। तो एक तरह से जो सेवा क्षेत्र का परिष्कृत रूप है वो हम चतुर्थ क्षेत्र में देखते हैं। और पंचम क्षेत्र में जब हम आते हैं तो इसको गोल्डन कॉलर जॉब भी बोला जाता है, गोल्डन कॉलर भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक तरह से देखिएगा कि गोल्डन कॉलर मतलब कि ये सबसे एक तरह से ऊपर है, कि देखिए इसमें कौन कौन सा है, उच्च सरकारी अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस या अन्य जो है, उसके बाद कंपनी व्यवसायों के उच्च प्रबंधक जो कि सीईओ और अध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो उनको शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक हैं वो काफी अपर लेवल पे, तो क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को करते हैं और आगे का रास्ता साइंस और टेक्नोलॉजी को कैसे इंडिया या फिर पूरे लोगों के लिए आसान बनाया जा सके, इसका शोधकर्ता और वैज्ञानिक लोग काम करते हैं। वित्तीय प्रबंधक जो होते हैं, बड़े बड़े वित्तीय प्रबंधक, उसके बाद जो बड़े बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब चीजों में। तो देखिए कि ये जो दोनों क्षेत्र है वो जनरली सेवा क्षेत्र से ही संबंधित है, लेकिन ये जो है उच्चतम स्तर का है, ये सबसे नीचे का है, और ये जो है इसका परिष्कृत रूप है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो तीन मुख्य रूप से है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जीडीपी का योगदान का जब आकलन किया जाता है तो इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है, जिनमें तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है सबसे ज्यादा है और प्राथमिक क्षेत्र का कम है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र का भी आजकल वर्गीकरण चल रहा है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि बड़े बड़े ये सब जो डेवलपर है, उच्च प्रबंधक है, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इनको किस जगह रखा जाता है, तो हम लोग इसको जो है कहाँ रखेंगे, पंचम क्षेत्र में रखेंगे, और सेवा का ही परिष्कृत रूप है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग अभी समझ चुके हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र समझ चुके हैं, और इस वीडियो के अंतर्गत हम एक चीज और समझेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उन तीनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और उसके फायदे नुकसान को हम लोग समझने की कोशिश आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर के अलावा चौथा और पंचम सेक्टर को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझे हैं, जो कि तृतीय क्षेत्र से ही रिलेटेड है। अब हम लोग एक चीज और बेसिक चीज समझ रहे हैं, जिसमें कि अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है तो वो एक तीन प्रकार के मूलतः है अर्थव्यवस्था। बाजार आधारित, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये तीनों अर्थव्यवस्था को समझने से हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह उत्पादन और जो उत्पादन के साधनों के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है वो काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये मूलतः कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित है। ठीक है, जिसमें कि जन कल्याण मूल में रखा गया है और उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन, निवेश, उपभोग, विनिमय, या ये कहिए कि बाजार के साधनों पर जो है सरकार का पूर्ण रूपे नियंत्रण होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, कौन से वस्तु जाएंगे, लाभ कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, या फिर कौन सा, किस तरह से व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। मूल में जो होता है सामाजिक कल्याण लक्ष्य होता है। मतलब कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वह सरकार द्वारा नियंत्रित होती है और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य से प्रेरित होती है। और सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में सरकार का प्रमुखता हो, उस क्षेत्र को हम लोग सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट मूलतः कार्ल मार्क्स से हम लोग जोड़ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था, राज्य जो है एक नियंत्रणकारी ताकत होना चाहिए और राज्य को जो है उत्पादन के साधनों को इस तरह से नियंत्रित करना चाहिए कि देश की जनता का अधिकतम से अधिकतम लाभ हो एवं असमानता घटे और समाज के सभी वर्ग जो है अर्थव्यवस्था से लाभान्वित हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार प्रमुख होता है। ठीक है, समाज कल्याण लक्ष्य होता है,
सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वता होती है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक और नाम होता है केंद्रीय अर्थव्यवस्था। एक तरह से जो है केंद्र के द्वारा या कहिए कि सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझे। और दूसरा जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ आया, तो देखिए 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में जो है बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया था। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं बना लेती है। ठीक है, या बाजार जो है ये तय करता है कि कौन सा चीज बिकेगा, कौन सा चीज नहीं बिकेगा, कौन सा उत्पादन होगा, कौन सा नहीं होगा। मानिए कि किसी पेन के उत्पादन में ज्यादा लाभ नहीं है, किसी जो है मार्कर के उत्पादन में ज्यादा लाभ है, तो ये अर्थव्यवस्था जो है मार्कर का उत्पादन करेगा, ना कि पेन का उत्पादन करेगा। वही जो है पेन में अगर लागत कम, ये लाभ कम भी हो, लेकिन वो समाज के लिए जरूरी है, जबकि मार्कर में लाभ ज्यादा है लेकिन समाज के लिए पेन के मुकाबले कम जरूरी है। तो ये क्या किया जाएगा कि इस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पेन के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए होता क्या है कि एडम स्मिथ ने कहा किसी भी सरकार को अर्थव्यवस्था को बाजार के हवाले कर देना चाहिए, ताकि बाजार जो है ये तय करे कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन होगा, नहीं होगा, और ये लाभ के सिद्धांत से प्रेरित रहता है। जैसे इसका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण है, तो यहाँ जो है लक्ष्य जो है वो लाभ कमाना रहता है, अधिकतम लाभ को अर्जित करना। ठीक है, और ये बाजारी शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है और ये अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अधिकतम लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है। लेकिन हमारे देश में जो है इन दोनों का एक मिश्रित रूप बनाया गया, जिसमें कि बाजार में तो निर्णय जो है वो बाजार के द्वारा लिया जाता था कि कौन निर्णय जो कौन सामान बिकेगा, कौन सामान उत्पादित होगा, ये कुछ हद तक जो है बाजार को स्वतंत्रता दी गई, यानी पूंजीपतियों को स्वतंत्रता दी गई। लेकिन सरकार की भूमिका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नगण्य या ना के बराबर है, तो यही जो है सरकार की भूमिका एक विनियामक तंत्र के रूप में है, कि कहिए कि एक रेगुलेटिंग रूप में है, या एक तरह से एक गार्जियन के जैसा इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है कि वो देखेगा कि क्या उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सामाजिक कल्याण है या नहीं है। तो इस तरह का जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार का विनियामक रूप में रहता है, बाजार को भी स्वतंत्रता दी जाती है। तो यही जो है इसके लक्ष्यों में सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ का सिद्धांत रहता है, जिसमें सामाजिक कल्याण भी मूल में हो और लाभ को भी मूल में रखा जाए। ठीक है, और इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की प्रमुखता होती है। तो जो यूएसए वगैरह है और ब्रिटेन वगैरह है उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रखते हैं। भारत जो है अभी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये रूप है। समाजवादी में हम लोग देखें उत्पादन, निवेश पर सरकार, उपभोग, विनिमय, इन सब पर सरकार का नियंत्रण, सामाजिक कल्याण लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता, और यही जो है पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में बाजारी शक्तियों का नियंत्रण, लाभ कमाना लक्ष्य, निजी क्षेत्र की प्रमुखता। ठीक है, और यहाँ जो है बाजार का स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि सरकार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में विनियामक की भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कल्याण लक्ष्य होता है, सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ दोनों को समान रूप से महत्वता दी जाती है, लेकिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भी यहाँ प्रमुख होते हैं। दोनों में से ये सहयोग की भावना होती है और ये दोनों साथ साथ चलते हैं और इनका लक्ष्य होता है विकास को आगे ले जाना। तो इस तरह से हम अभी तक देखें समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। उसके बाद हम लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। तो ये जो तीनों चीज था ये अर्थव्यवस्था के बेसिक चीज को समझने के लिए आवश्यक है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीजों में आगे पढ़ेंगे। अगला जो है
तो हम लोग के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि आप लोग को जीरो से लेके आगे तक ले जाए। तो इसको समझाने का लक्ष्य यही था कि आप बेसिक चीजें समझ जाए। अगला हम लोग जीडीपी जीएनपी को लेके आएंगे। इसके अलावा जो है हमारे टीम के अन्य मेंबर है उसके द्वारा जल्द ही आपको करंट के वीडियो के साथ उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, जो कि एक जोशवान है और उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द ही वो भी आएंगे। तो इस तरह से आप हमारे टीम को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि नए नए लोग हमारे टीम से जुड़े और इस चैनल को, जो कि एक टोटली एजुकेटेड, और सबसे बड़ी बात है कि इस चैनल में वही लोग शामिल हैं जो कि अभी अपडेटेड हैं एग्जाम के पैटर्न से, किस तरह से पूछ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का भी प्रयास है कि आप लोगों को खासकर वो सामग्री जो YouTube पर उपलब्ध नहीं है उसको ज्यादा से ज्यादा, और जो अगर उपलब्ध भी है तो उसको अच्छे तरीके से हम लोग अरेंज वे में आपको प्रस्तुत करें। इसके लिए आपको हम लोगों को प्यार देना होगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और करते रहिए ताकि हमें हौसला मिले और जल्द ही हमारे टीम के सभी लोग आपसे मुखातिब होंगे, क्योंकि दूसरा जो अभी वीडियो आने वाला है वो जल्द ही करेंट का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, थैंक यू।